नीट की तैयारी कर रहे गरीब लड़के को कमरा मालकिन ने अपने घर बुलाया। फिर सुबह जो हुआ सभी हैरान रह गए। दीक्षित की उम्र 25 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर संघर्ष की ऐसी लकीरें थी जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि इस लड़के ने उम्र से कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी के पुराने घर में उसका परिवार रहता था। उसके पिता राम स्वरूप गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे और मां सुशीला गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थी। घर की आर्थिक स्थिति हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार पूरे परिवार को केवल दाल और सूखी रोटी खाकर रात गुजारनी पड़ती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद उस घर में एक चीज कब कम नहीं हुई थी और वह था ईमानदारी और मेहनत का संस्कार। बचपन से ही दीक्षित की पढ़ाई में असाधारण था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसने हमेशा पहला स्थान हासिल किया था। जब भी कोई उससे पूछता कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो वह बिना एक पल सोचे कहता कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं ताकि गरीब लोग पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। ये सपना उसके दिल में तब पैदा हुआ था जब उसकी छोटी बहन समय पर इलाज न मिलने के कारण हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। उसी दिन उसने ठान लिया था कि वह सफ़ेद कोट जरूर पहनेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिन राह क्यों न चुननी पड़े। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया था। कुछ लोग कहते थे कि मजदूर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये सपना नहीं मजाक है। कुछ कहते थे कि शहर जाकर 2 महीने में वापस लौट आएगा। लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसका हौसला नहीं टूटने दिया। माँ ने अपनी शादी के समय मिले चांदी के पुराने पायल बेच दिए और पिता ने कई महीनों तक अतिरिक्त मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए ताकि उनका बेटा शहर जाकर नीट की तैयारी कर सके। जिस दिन दीक्षित गांव से निकला था उस दिन उसकी मां ने उसके बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे थे और पिता ने उसके हाथ में 5,000 रुपये देते हुए कहा था, बेटा ये हमारी पूरी जमा पूंजी है, इसे संभाल कर खर्च करना, लेकिन अपने सपने से कभी समझौता मत करना। दीक्षित ने झुककर दोनों के पैर छुए और आंखों में आंसू लिए। शहर की बस में बैठ गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार जिंदगी और हजारों सपने लेकर घूमते लोग। उसने एक पुराने मोहल्ले में बेहद छोटा सा किराए का कमरा लिया जिसकी छत जगल जगल से टपकती थी और दीवारों पर नमी की मोटी परत जमी हुई थी। कमरे में एक पुरानी चारपाई थी, एक टूटी हुई मेज और एक पंखा जो कभी चलता तो कभी बीच में ही रुक जाता था। लेकिन दीक्षित ने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए वही कमरा किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि उसी कमरे में बैठकर उसे अपना सपना पूरा करना था। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, फिर लाइब्रेरी पहुंचना, दिन भर पढ़ाई करना, शाम को एक मेडिकल स्टोर पर 4 घंटे काम करना और रात में वापस आकर देर तक पढ़ना, यही उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। कई बार पैसे बचाने के लिए वह केवल 2 केले और 1 गिलास पानी पीकर पूरा दिन निकाल देता था। लेकिन उसकी किताबें हमेशा साफ रहती थी, क्योंकि वह उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा धन मानता था। उसी मकान की मालकिन थी नंदिता। करीब 30 वर्ष की आयु के नंदिता का व्यक्तित्व बेहद शांत और गरिमा में था। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ऐसी सादगी जो किसी को भी पहली नज़र में सम्मान करने पर मजबूर कर दे। वह हल्के रंग की सूती साड़ियां पहनती थी और बिना किसी दिखावे के पूरे मोहल्ले में अपने अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती थी। उनके पति का कई वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके बाद उन्होंने अकेले ही अपने पुरानी पुश्तैनी मकान की देखभाल की और किराए पर कमरे देकर अपना जीवन आगे बढ़ाया। लोग उन्हें सम्मान से नंदिता जी कहते थे। वह कम बोलती थी, लेकिन हर किराएदार का ख्याल रखती थी। किसी के घर से देर रात तक आवाज आए तो सबसे पहले वही दरवाजा खटखटाती थी और किसी को बीमारी हो जाए तो बिना बुलाए दवा लेकर पहुंच जाती थी। उन्होंने जब पहली बार दीक्षित को देखा था तो उन्हें लगा था कि यह भी शहर में आए हजारों युवाओं की तरह कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि यह लड़का बाकी लड़कों से अलग है। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। हर महीने किराया समय पर देने की पूरी कोशिश करता था। अगर कभी 2 दिन की देरी हो जाती तो पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांग लेता था। सीढ़ियों पर किसी बुजुर्ग को देखते ही उनका सामान उठा लेता और मोहल्ले के छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ा देता। नंदिता कई बार अपनी खिड़की से उसे देर रात तक जलती हुई कमजोर सी रोशनी में पढ़ते हुए देखती थी। एक रात उन्होंने देखा कि तेज ठंड में भी वह स्वेटर के बिना किताब खोले बैठा है और बार बार अपने हाथों को रगड़कर गर्म कर रहा है। अगले दिन उन्होंने बिना कुछ कहे उसके दरवाजे के बाहर एक नया कंबल रखवा दिया, लेकिन उस पर अपना नाम नहीं लिखा। दीक्षित ने बहुत खोजा कि यह किसने रखा है, मगर उसे कभी पता नहीं चला। धीरे धीरे नंदिता उसके संघर्ष को समझने लगी, लेकिन उन्होंने कभी उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई।
उन्हें ये बात सबसे ज्यादा पसंद थी कि दीक्षित कभी किसी से मदद नहीं मांगता था। वह जितना कमाता था उसी में अपना गुजारा करता था। समय बीतता गया। नीट परीक्षा में अब केवल कुछ महीने बाकी थे। दीक्षित पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। उसी बीच शहर में लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने लगी। पुराने मकान की दीवारें पानी सोखने लगी और छत से बूंदें टपकने लगी। तीसरी रात जब दीक्षित लाइब्रेरी से लौटा तो उसने देखा कि उसके कमरे की आधी छत गिर चुकी थी। उसकी किताबें भीग चुकी थी और चारपाई के ऊपर मलबा फैला हुआ था। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका सपना बिखरता हुआ दिखाई देने लगा। उसने कांपते हाथों से अपनी मेडिकल की किताबें उठाई। कुछ किताबें पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी मेहनत के महीनों के नोट्स पानी में घुलने लगे थे। वह उन्हें बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पीछे से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज सुनाई दी। दीक्षित, अब एक पल भी इस कमरे में रहना सुरक्षित नहीं है। उसने पलट कर देखा। बारिश की बूंदों के बीच हाथ में छाता लिए नंदिता खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना देर किए कहा, मेरे घर में ऊपर एक अलग कमरा खाली है। जब तक ये कमरा ठीक नहीं हो जाता तुम वहां रहोगे। दीक्षित तुरंत पीछे हट गया और बोला, नहीं नंदिता जी, मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता। मैं कहीं और व्यवस्था कर लूंगा। नंदिता ने पहली बार थोड़ी सख्ती से कहा, कभी कभी मदद स्वीकार करना भी हिम्मत की निशानी होती है और इंसानियत का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी परीक्षा सिर पर है और मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकती। दीक्षित चुप हो गया। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की यह रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है, क्योंकि जिस घर में वह अभी कदम रखने वाला था वहां वर्षों से छिपा एक ऐसा रहस्य उसका इंतजार कर रहा था जो अगली सुबह पूरे मोहल्ले को हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और गरजती हुई बादलों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। दीक्षित ने अपने भीगे हुए बैग को कसकर सीने से लगाया और कुछ पल तक चुपचाप नंदिता की ओर देखता रहा। उसके मन में संकोच था। वह जानता था कि किसी के घर में रहना केवल रहने की बात नहीं होती बल्कि विश्वास की भी बात होती है। उसने धीरे से कहा, नंदिता जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे? नंदिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, लोग तो तब भी बोलते हैं जब कोई अच्छा काम करता है और तब भी बोलते हैं जब कोई गलत काम करता है। इंसान को हमेशा अपने विवेक की सुननी चाहिए, दूसरों की जुबान की नहीं। तुम मेरे किराएदार हो और इस समय तुम्हें सुरक्षित जगह की जरूरत है। बस इतनी सी बात है। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि दीक्षित के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। उसने अपने भीगे हुए नोट्स और किताबें संभाली और नंदिता के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर उनके घर की ओर बढ़ गया। ऊपर का हिस्सा नीचे के किराए वाले कमरों से बिल्कुल अलग था। लकड़ी का पुराना लेकिन बेहद साफ दरवाजा खुलते ही हल्की चंदन की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। दीवारों पर सादगी से लगी कुछ पेंटिंग थी। एक कोने में छोटी सी पुस्तक अलमारी में थी जिसमें साहित्य, चिकित्सा, इतिहास और दर्शन की दर्जनों किताबें करीने से रखी हुई थी। सामने भगवान की छोटी सी वेदी थी जहां दीपक धीमी लौ के साथ जल रहा था। पूरा घर सादगी से भरा हुआ था, लेकिन हर चीज अपने स्थान पर इतनी व्यवस्थित थी कि पहली नजर में ही महसूस हो जाता था कि इस घर की मालकिन अनुशासन और संस्कार को सबसे ज्यादा महत्व देती है। नंदिता ने ऊपर वाले गलियारे के आखिर में बने एक कमरे का दरवाजा खोला और बोली, ये कमरा कई महीनों से खाली है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। कमरे में एक मजबूत पलंग, एक बड़ी पढ़ाई की मेज, आरामदायक कुर्सी और उजली रोशनी वाला स्टडी लैंप था। खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें दिखाई दे रही थी, लेकिन कमरे के भीतर अजीब सी शांति थी। दीक्षित ने कमरे को देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने जिंदगी में पहली बार पढ़ाई के लिए इतना अच्छा कमरा देखा था। उसने सिर झुकाकर कहा, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। नंदिता ने तुरंत कहा, इसे उपकार मत कहो। अगर मेरे अपने छोटे भाई की जगह तुम होते तो क्या मैं उसे भी बारिश में टूटे कमरे में छोड़ देती? बस यही समझो कि तुम यहाँ एक जिम्मेदारी बनकर नहीं बल्कि एक भरोसे के साथ आए हो। इतना कहकर वह नीचे रसोई की ओर चली गई। कुछ देर बाद वह गर्म दाल, चावल, सब्जी और ताजी रोटियां लेकर लौटी। दीक्षित कई दिनों बाद इतना अच्छा खाना देख रहा था। वह झिझक रहा था। नंदिता उसकी झिझक समझ गई। उन्होंने कहा, पढ़ाई करने वाला शरीर भूखा रहेगा तो दिमाग कैसे चलेगा?
पहले खाना खाओ और फिर किताबें देखना। दीक्षित ने पहला कोर मुंह में रखा तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नंदिता ने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। उस रात दोनों के बीच बहुत कम बातें हुई, लेकिन उन थोड़ी सी बातों में भी एक गहरा सम्मान दिखाई देता था। नंदिता ने जाना कि दीक्षित रोज मेडिकल स्टोर में काम करता है ताकि अपने खर्च निकाल सके, और दीक्षित को पता चला कि नंदिता ने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर किया था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने पुश्तैनी मकान की जिम्मेदारी संभाल ली। रात गहराने लगी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दीक्षित ने भीगी हुई किताबों को सुखाने के लिए मेज पर फैला दिया और नए कमरे में बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। घड़ी ने जब 12 बजे आए तो पूरे घर में सन्नाटा छा चुका था। तभी अचानक नीचे वाले हिस्से से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। दीक्षित चौकन्ना हो गया। उसने सोचा शायद हवा के कारण कुछ गिर गया होगा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई दी। वह दरवाजे तक आया। गलियारे में हल्की रोशनी थी। उसी समय उसने देखा कि नंदिता भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी बल्कि गंभीरता थी, जैसे उन्हें पहले से किसी बात का अंदाजा हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम यहीं रुको, मैं देखकर आती हूँ। लेकिन दीक्षित ने विनम्रता से कहा, रात बहुत हो चुकी है, मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचे। नीचे पहुँचते ही उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि सोने से पहले नंदिता ने स्वयं उसे बंद किया था। बाहर तेज हवा चल रही थी। आंगन में रखी कुर्सी उल्टी पड़ी थी। नंदिता ने तुरंत दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी उनकी नज़र दरवाजे के पास रखे एक पुराने भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया। लिफाफे पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दीक्षित ने पहली बार उनकी आंखों में डर देखा। उसने पूछा, क्या हुआ नंदिता जी? उन्होंने तुरंत लिफाफा मोड़कर अपनी साड़ी के पल्लू में रख लिया और बोली, कुछ नहीं, शायद किसी ने गलत पते पर डाल दिया है। उनकी आवाज़ सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीक्षित समझ चुका था कि बात बहुत गंभीर है। वह ज्यादा पूछना नहीं चाहता था, इसलिए दोनों वापस ऊपर आ गए। नंदिता ने जाते जाते केवल इतना कहा, आज रात अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। ये कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। दीक्षित बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार वही लिफाफा घूम रहा था। आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसे देखकर हमेशा शांत रहने वाली नंदिता इतनी परेशान हो गई थी। लगभग 2 बजे फिर किसी वाहन के रुकने की हल्की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। घर से थोड़ी दूर पर एक काली एसयूवी कुछ मिनट तक खड़ी रही और फिर बिना हॉर्न दिए अंधेरे में गायब हो गई। दीक्षित का मन बेचैन हो उठा, लेकिन उसने नंदिता की बात याद रखी और कमरे से बाहर नहीं निकला। सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर के बाहर लोगों की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। मोहल्ले के लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। कोई कह रहा था जल्दी बाहर आओ, तो कोई कह रहा था ऐसा पहली बार हुआ है। दीक्षित जल्दी से कमरे से बाहर निकला। उसी समय नंदिता भी अपने कमरे से बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले नीचे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर दीक्षित की आंखें आश्चर्य से फैल गई और पूरे मोहल्ले के लोग स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि नंदिता के घर के बाहर रातों रात ऐसी चीज रखी गई थी जिसने वर्षों पुराने एक रहस्य का पहला दरवाजा खोल दिया था। सुबह की हल्की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि नंदिता घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। मोहल्ले की औरतें आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थी। कुछ बुजुर्ग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और कई युवक मोबाइल निकालकर सामने का दृश्य देखने की कोशिश कर रहे थे। दीक्षित और नंदिता जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दोनों कुछ क्षणों के लिए वहीं ठिठक गए। दरवाजे के ठीक सामने एक बड़ी लकड़ी की पेटी रखी थी। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, यह अमानत केवल नंदिता जी के हाथों ही खोली जाएगी। किसी का नाम नहीं था, कोई पता नहीं था और न ही यह पता चल रहा था कि उसे रात में कौन रख कर गया था। मोहल्ले के लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग बोले, बेटी इसे पुलिस के आने तक मत खोलना। नंदिता कुछ पल तक शांत खड़ी रही। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गंभीरता थी जिसे उनके मन में कोई पुरानी याद अचानक जाग उठी हो। उन्होंने धीरे से कहा, ये पेटी यह नहीं खोली जाएगी। उन्होंने दीक्षित की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, इसे अंदर ले चलो। दीक्षित ने बिना कुछ पूछे भारी पेटी उठाने की कोशिश की। पेटी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी। मोहल्ले के 2 युवकों ने भी मदद की और उसे बैठक तक पहुंचाया।
दरवाजा बंद होते ही घर में गहरा सन्नाटा छा गया। नंदिता कुछ क्षण तक पेटी को देखती रही। फिर उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुरानी चाबी निकाली। वह चाबी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पुराने जमाने के बड़े ताले में लगती थी। दीक्षित हैरान था कि उनके पास उस पेटी की चाबी पहले से कैसी थी। उसने कुछ पूछना चाहा लेकिन नंदिता के चेहरे की गंभीरता देखकर चुप रह गया। चाबी ताले में घूमी और अगले ही पल पेटी का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। अंदर कपड़ों की कई तह थी। नंदिता ने एक एक करके उन्हें हटाया। सबसे नीचे एक पुरानी चमड़े की फाइल, कुछ दस्तावेज और एक तस्वीर रखी हुई थी। जैसे ही उनकी नज़र तस्वीर पर पड़ी, उनकी आंखें भर आए। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ युवक सफेद कोट पहने खड़ा था और उसके साथ वही नंदिता थी जिनके चेहरे पर आज से बिल्कुल अलग बेफिक्र मुस्कान थी। निश्चित ने धीरे से पूछा, क्या यह आपके पति हैं? नंदिता ने हल्के से सिर हिलाया। इनका नाम डॉक्टर आदित्य था। कुछ क्षण तक कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर नंदिता ने पहली बार अपने अतीत का वह हिस्सा सुनाना शुरू किया जिसे उन्होंने वर्षों से किसी से साझा नहीं किया था। उन्होंने बताया कि आदित्य केवल डॉक्टर नहीं थे बल्कि गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने का सपना देखते थे। उन्होंने शहर के बाहर एक छोटे अस्पताल की योजना बनाई थी, जहां किसी गरीब से कभी फीस नहीं ली जाती थी। लेकिन उनके इस सपने से कुछ प्रभावशाली लोग खुश नहीं थे। शहर की एक बड़ी निजी मेडिकल लॉबी नहीं चाहती थी कि गरीबों के लिए ऐसा अस्पताल बने। आदित्य पर कई बार दबाव बनाया गया, उन्हें धमकियां मिली लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन अचानक उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने उसे सामान्य हादसा बताया लेकिन नंदिता को हमेशा लगा कि यह केवल हादसा नहीं था। उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। पेटी में रखी फाइल खोलते ही कई पुराने कागजात बाहर निकले। उनमें अस्पताल की जमीन के दस्तावेज, कुछ बैंक रिकॉर्ड और कुछ हस्तलिखित नोट्स थे। सबसे नीचे एक पेन ड्राइव रखी थी। उसके साथ एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर ये तुम्हारे हाथ तक पहुंच गई तो समझो सच अब ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकेगा। नंदिता की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह आदित्य की लिखावट है। दीक्षित भी स्तब्ध था। उसने धीरे से कहा, लेकिन ये सब इतने साल बाद किसने भेजा? नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास भी इसका उत्तर नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पुलिस थी। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने रात में संदिग्ध गाड़ी आने की सूचना दे दी थी। पुलिस अधिकारी ने औपचारिक पूछताछ की और पेटी के बारे में जानकारी ली। नंदिता ने सच छिपाए बिना सब बता दिया लेकिन पेन ड्राइव का जिक्र नहीं किया। पुलिस के जाने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। उसी समय दीक्षित ने देखा कि घर के सामने वाली सड़क पर खड़ा एक व्यक्ति लगातार इस घर की ओर देख रहा था। उसकी नज़रें सामान्य नहीं थी। जैसे ही दीक्षित की नज़र उससे मिली, वो तुरंत वहां से चला गया। दीक्षित के मन में शक पैदा हुआ। उसने चुपचाप उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल का नंबर अपनी डायरी में लिख लिया। शाम को जब वह मेडिकल स्टोर की नौकरी से लौटा तो उसने देखा कि नंदिता बैठक में बैठी उसी पेन ड्राइव को हाथ में लिए सोच रही थी। उन्होंने कहा, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन अगर इसमें वही है जिसको मुझे डर है तो शायद मेरी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दीक्षित ने शांत स्वर में कहा, सच चाहे जितना कठिन हो उससे भागना नहीं चाहिए। नंदिता ने पहली बार उसकी ओर गर्व से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि सामने बैठा ये युवा केवल मेहनती छात्र नहीं बल्कि मुश्किल समय में सही निर्णय लेने वाला इंसान भी है। दोनों ने तय किया कि रात में जब पूरा मोहल्ला शांत हो जाएगा तभी पेन ड्राइव देखी जाएगी। रात के 10 बजे उन्होंने पुराने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर केवल एक ही वीडियो दिखाई गया। वीडियो शुरू हुआ तो सामने डॉक्टर आदित्य दिखाई दिए। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। मेरी मौत अगर सड़क दुर्घटना बताई जाए तो उस पर कभी भरोसा मत करना। ये सुनते ही नंदिता के हाथ कांपने लगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो आगे चलता अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई और पूरे घर की बिजली एक साथ चली गई। उसी क्षण बाहर आंगन में किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजी और मुख्य दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। पूरा घर अचानक अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चल रही थी और बारिश के बाद की नमी पूरे वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। मुख्य दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा व्यक्ति यह जांच रहा हो कि अंदर मौजूद लोग जाग रहे हैं या सो चुके हैं। नंदिता का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया। दीक्षित ने तुरंत लैपटॉप बंद किया और पेनड्राइव निकालकर अपनी शर्ट के अंदर वाली जेब में सुरक्षित रख लिया।
उसे समझ आ चुका था कि जो कुछ भी उस वीडियो में था वही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर वह पेनड्राइव किसी के हाथ लग गई तो शायद सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसने धीमी आवाज में कहा, नंदिता जी, आप यहीं रहिए, मैं देखता हूँ। नंदिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाना। जो लोग इतने वर्षों बाद भी इस सच को छिपाना चाहते हैं वे साधारण लोग नहीं हो सकते। दीक्षित ने सिर हिलाया और घर की सारी लाइटें बंद रहने दी ताकि बाहर वाले को ये लगे कि घर में कोई हलचल नहीं है। कुछ क्षण बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक तेज नहीं थी बल्कि बहुत संयमित थी, जैसे सामने वाला व्यक्ति चाहता हो कि मोहल्ले के किसी और व्यक्ति को इसकी भनक न लगे। दीक्षित धीरे धीरे खिड़की के पास गया और पर्दे के कोने से बाहर झांका। बाहर वही काली एसयूवी खड़ी थी जिसे उसने पिछली रात देखा था। उसके पास दो आदमी खड़े थे। दोनों ने चेहरे पर कैप पहन रखी थी। उनमें से एक आदमी ने चारों ओर नजर दौड़ाए और फिर दरवाजे के नीचे एक सफेद लिफाफा सरका दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद दोनों वापस गाड़ी में बैठे और बिना कोई आवाज किए वहां से चले गए। करीब 5 मिनट तक दीक्षित ने इंतजार किया ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह सचमुच जा चुके हैं। फिर उसने दरवाजा खोला और लिफाफा उठा लिया। अंदर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो सच दफन है उसे दफन ही रहने दो वरना अगली सुबह सब कुछ बदल जाएगा। नीचे किसी का नाम नहीं था। नंदिता ने वह पर्ची पढ़ी तो उनकी आंखों में एक पल के लिए पुराने घावों का दर्द लौट आया, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने गहरी सांस लेकर उसे मेज पर रख दिया और बोली, मैं अब नहीं डरूंगी। मैंने बहुत साल डर कर जी लिया। अगर आदित्य ने अपने अंतिम समय में सच रिकॉर्ड किया था तो उसे दुनिया के सामने जरूर आना चाहिए। उसी समय बिजली वापस आ गई। दीक्षित ने फिर से लैपटॉप खोला। इस बार वीडियो चल गया। डॉक्टर आदित्य स्क्रीन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने कहा, अगर यह रिकॉर्डिंग किसी दिन नंदिता तक पहुंचे तो उसे समझ लेना कि मेरे संदेह सही थे। शहर के कुछ प्रभावशाली लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं जिस पर गरीबों के लिए अस्पताल बनने वाला था। मैंने सारे दस्तावेज सुरक्षित रख दिए हैं। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उन लोगों की नज़र सबसे पहले इस संपत्ति पर जाएगी। वीडियो में कुछ नाम भी लिए गए थे, लेकिन जैसे ही चेहरा साफ दिखाई देने वाला था, वीडियो अचानक वहीं समाप्त हो गया। शायद रिकॉर्डिंग अधूरी रह गई थी या जानबूझकर काट दी गई थी। हालांकि वीडियो में इतना जरूर स्पष्ट हो चुका था कि हादसा सामान्य नहीं था। अगले दिन सुबह नंदिता ने तय किया कि वह इस मामले में एक ईमानदार वकील से सलाह लेंगी। दीक्षित ने मेडिकल स्टोर जाने से पहले उनके साथ सारे दस्तावेज व्यवस्थित किए। उसी समय उसके मोबाइल पर गांव से मां का फोन आया। मां ने हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा, बेटा खाना समय पर खा रहे हो ना? दीक्षित मुस्कुराया लेकिन उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मां चिंता मत करो, सब ठीक है, मैं पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें डॉक्टर जरूर बनाएगा। फोन कटने के बाद दीक्षित ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए वह अपने सपने से पीछे नहीं हटेगा। उधर मोहल्ले में बातें और तेज हो चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि नंदिता ने एक जवान लड़के को अपने घर में रख लिया है। कुछ लोग बिना सच्चाई जाने तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। लेकिन मोहल्ले के कई बुजुर्ग ऐसे भी थे जिन्होंने नंदिता का वर्षों का चरित्र देखा था। उन्होंने साफ कहा कि इंसानियत को गलत नज़र से देखने वाले लोग खुद गलत सोच रखते हैं। एक दिन मोहल्ले की एक वृद्ध महिला अचानक बीमार होकर सड़क पर गिर पड़ी। आसपास खड़े कई लोग केवल तमाशा देखते रहे, लेकिन दीक्षित दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेडिकल स्टोर में काम करने के कारण उसे प्राथमिक उपचार की जानकारी थी। उसने तुरंत उनकी नब्ज देखी, उन्हें सुरक्षित करवट दिलाए और एम्बुलेंस बुलवाई। नंदिता भी तुरंत पानी और जरूर सामान लेकर पहुंच गई। तुरंत महिला की जान बच गई। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले का नजरिया बदलने लगा। जो लोग कल तक बातें बना रहे थे वही आज कहने लगे कि दीक्षित सचमुच संस्कारी और नेक लड़का है और नंदिता ने गलत नहीं बल्कि सही इंसान पर भरोसा किया है। उसी शाम जब दीक्षित लाइब्रेरी से लौट रहा था तो उसने देखा कि वही संदिग्ध मोटरसाइकिल फिर सड़क किनारे खड़ी है जिसका नंबर उसने कुछ दिन पहले अपनी डायरी में लिखा था। इस बार उसने उस व्यक्ति का पीछा करने का फैसला किया। वह सावधानी से कुछ दूरी बनाकर चलता रहा। वह आदमी शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने गोदाम के अंदर चला गया। गोदाम के बाहर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन अंदर कई महंगी गाड़ियां खड़ी थी। निश्चित ने दूर से देखा कि वहां कुछ लोग आपस में बहस कर रहे हैं। तभी उसने उनमें से एक चेहरे को पहचान लिया। वही व्यक्ति कुछ दिन पहले नंदिता के घर के सामने खड़ा दिखाई दिया था। दीक्षित ने बिना किसी जोखिम के वहां से लौट आया।
लेकिन उसने गोदाम का पूरा पता और आसपास के निशान अपनी डायरी में लिख लिए। उसे एहसास हो चुका था कि यह मामला केवल एक पुरानी संपत्ति का नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। उधर नीट परीक्षा की तारीख भी अब बेहद करीब आ चुकी थी। दिन में पढ़ाई और रात में इस रहस्य की चिंता दोनों साथ साथ चल रहे थे। कई बार किताब खोलने के बाद भी उसका मन भटक जाता, लेकिन हर बार उसे अपने पिता का पसीना और माँ की मेहनत याद आ जाती। वह फिर पूरी ताकत से पढ़ाई में जुट जाता। उसी रात जब वह पढ़ते पढ़ते देर तक बैठा था, तब नंदिता उसके कमरे में एक गिलास दूध रखकर जाने लगी। दीक्षित ने कहा, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? नंदिता कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, क्योंकि कई साल पहले मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खोया था और उसके बाद पहली बार किसी को अपने सपनों के लिए इतनी ईमानदारी से संघर्ष करते देखा है। नाक से की जाने वाली आवाज, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सपना भी किसी साजिश या मजबूरी के कारण अधूरा रह जाए। ये कहते ही उनकी आंखें नम हो गई। दीक्षित ने पहली बार महसूस किया कि नंदिता केवल उसकी मकान मालकिन नहीं रही बल्कि उसके संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। लेकिन उसी समय नीचे मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। रात के लगभग 11 बजे बज रहे थे। नंदिता और दीक्षित ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी रात को कौन आ सकता था? जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम राघव मेहता है। मैं डॉक्टर आदित्य का पुराना मित्र और वकील हूँ। मुझे बहुत देर हो गई, लेकिन अब मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो न केवल आदित्य की मौत का सच सामने ला सकते हैं बल्कि उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब कर सकते हैं जो वर्षों से नंदिता की संपत्ति और अस्पताल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनते ही नंदिता और दीक्षित दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। रात के सन्नाटे में जब राघव मेहता ने अपना परिचय दिया तो नंदिता कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आप सचमुच आदित्य जी को जानते थे? राघव मेहता की आंखें नम हो गई। उन्होंने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में डॉक्टर आदित्य, राघव मेहता और नंदिता एक साथ मुस्कुरा रहे थे। नंदिता के हाथ कांप उठे। इतने वर्षों बाद अतीत जैसे उनके सामने जीवित खड़ा था। राघव ने कहा, आदित्य मेरे केवल मित्र नहीं थे बल्कि मेरे छोटे भाई जैसे थे। उनकी मृत्यु के बाद मुझे भी धमकियां मिली, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए देश छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं जाते समय सारे सबूत सुरक्षित जगह पर रह गया था। अब जब मुझे पता चला कि कुछ लोग फिर से अस्पताल की जमीन और आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वापस लौट आया हूँ। उन्होंने अपने बैग से कुछ फाइलें, पुराने दस्तावेज और एक हार्ड डिस्क निकाली। उन सबूतों में जमीन के फर्जी कागजात, बैंक लेन देन के रिकॉर्ड और उन लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी जिन्होंने डॉक्टर आदित्य पर दबाव बनाया था। अगले ही दिन राघव मेहता ने सभी दस्तावेज संबंधित अधिकारियों और न्यायालय में जमा कर दिए। जांच शुरू हुई। कई वर्षों से दबा हुआ मामला दोबारा खुला। जिन प्रभावशाली लोगों को कभी कानून का डर नहीं था, अब उन्हें एक एक सवाल का जवाब देना पड़ रहा था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। ये साबित हो गया कि डॉक्टर आदित्य की मौत के पीछे लालच और साजिश का हाथ था। अस्पताल की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन समय रहते सारे दस्तावेज सामने आने से पूरी साजिश उजागर हो गई। अदालत ने अस्पताल की जमीन और नंदिता की संपत्ति को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया। पूरे शहर में इस फैसले की चर्चा होने लगी। लोग पहली बार समझ पाए कि वर्षों तक शांत रहने वाली नंदिता ने कितने बड़े दर्द को अपने भीतर छिपा रखा था। उधर दीक्षित की जिंदगी भी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। नीट परीक्षा में अब केवल कुछ दिन बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अब अपना पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर लगाएगा। नंदिता ने भी उससे कहा, अब बाकी लड़ाई कानून लड़ेगा, तुम्हें अपनी लड़ाई परीक्षा के मैदान में जीतनी है। इसके बाद उन्होंने घर में ऐसा वातावरण बना दिया कि दीक्षित बिना किसी चिंता के पढ़ सके। हर सुबह समय पर नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का हल्का भोजन तैयार रहता, लेकिन उन्होंने कभी उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। जब भी दीक्षित खर्च देने की बात करता, नंदिता मुस्कुराकर कहती, जब डॉक्टर बन जाओगे तब गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करके यह उधार चुका देना। ये बात दीक्षित के दिल में हमेशा के लिए बस गई। परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा केंद्र के बाहर हजारों छात्र खड़े थे। हर चेहरे पर तनाव था, लेकिन दीक्षित के मन में केवल अपने माता पिता का संघर्ष, नंदिता का विश्वास और डॉक्टर आदित्य का अधूरा सपना था। उसने आंखें बंद करके भगवान को याद किया और परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर गया। 3 घंटे बाद जब वे बाहर निकला तो उसके चेहरे पर महीनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था।
उसने नंदिता से कहा, मुझे नहीं पता रैंक क्या आएगी, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है। नंदिता ने केवल इतना कहा, मेहनत कभी धोखा नहीं खाती। परिणाम आने तक का समय बहुत कठिन था। हर दिन उम्मीद और चिंता साथ साथ चलती रही। फिर वो सुबह आए जिसका इंतजार वर्षों से था। परिणाम घोषित होने वाला था। दीक्षित के हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर दर्ज किया। अगले ही पल स्क्रीन पर उसकी ऑल इंडिया रैंक चमक उठी। कुछ क्षणों तक उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी शानदार रैंक आई थी और उसका चयन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया। उधर गांव में उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। जैसे ही उन्हें बेटे की सफलता की खबर मिली, उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मां ने भगवान का धन्यवाद किया और पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। जिस गांव में कभी लोग कहते थे कि मजदूर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, आज वही लोग गर्व से कह रहे थे कि हमारे गांव का बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। शहर में भी यह खबर तेजी से फैल गई। मोहल्ले के सभी लोग नंदिता के घर पहुंच गए। जो लोग कभी अफवाहें फैलाते थे वही आज दीक्षित और नंदिता के सामने शर्मिंदा खड़े थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने गलत बातें कही थी। नंदिता ने किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन उसे सुधार लेना सबसे बड़ी बात होती है। समय अपने कदम बढ़ाता गया। दीक्षित ने मेडिकल कॉलेज में पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई की। उसने केवल डिग्री ही नहीं ली बल्कि हर मरीज के साथ वही व्यवहार किया जिसकी सीख उसे अपने माता पिता और नंदिता से मिली थी। कई वर्षों बाद वह एक सफल डॉक्टर बनकर लौटा, उसी अस्पताल की जमीन पर जिसका सपना कभी डॉक्टर आदित्य ने देखा था। अब आधुनिक अस्पताल बन चुका था। अस्पताल के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर आदित्य जनसेवा चिकित्सालय, और उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, गरीब का इलाज सबसे बड़ा धर्म है। उद्घाटन के दिन हजारों लोग मौजूद थे। मंच पर नंदिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज आदित्य का सपना सच हो गया है। दीक्षित ने माइक्रोफोन संभालते हुए कहा, अगर उस बरसाती रात नंदिता जी ने इंसानियत का हाथ ना बढ़ाया होता तो शायद मेरा सपना भी टूट जाता। उन्होंने मुझे केवल रहने की जगह नहीं दी थी बल्कि जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद दी थी। अस्पताल खुलने के बाद वहां गरीब मरीजों का निःशुल्क उपचार शुरू हुआ। दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ समय बाद राघव मेहता और दीक्षित के माता पिता ने नंदिता और दीक्षित से अलग अलग बात की। वर्षों के दौरान दोनों के बीच सम्मान, विश्वास और अपनापन एक गहरे रिश्ते में बदल चुका था। दोनों स्वतंत्र, व्यस्त थे और अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने की स्थिति में थे। जब परिवारों ने उनकी इच्छा पूछी तो दोनों ने विनम्रता से अपनी सहमति दे दी। बहुत सादगी से, बिना किसी दिखावे के, परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के दिन नंदिता हल्के लाल रंग की साड़ी में अत्यंत सुंदर और गरिमामयी लग रही थी। उनके चेहरे की मुस्कान वर्षों बाद पूरी तरह लौट आई थी। दीक्षित ने उनके सामने प्रेरण लिया कि वह जीवन भर इंसानियत, सम्मान और सेवा के उस मार्ग पर चलेगा जो उन्होंने और डॉक्टर आदित्य ने उसे सिखाया था। नंदिता ने भी कहा कि किसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका चरित्र होता है, और दीक्षित ने यह बात अपने जीवन से सिद्ध कर दी। शादी के बाद दोनों ने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अस्पताल के साथ साथ उन्होंने गरीब विद्यार्थियों के लिए एक निःशुल्क नेट कोचिंग केंद्र भी शुरू किया, जहां किसी से एक भी रुपया नहीं लिया जाता था। हर साल सैकड़ों गरीब छात्र वहां से पढ़कर डॉक्टर बनने लगे। लोग जब भी उस अस्पताल की कहानी पूछते तो उन्हें बताया जाता कि यह इमारत ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि एक मजदूर के बेटे की मेहनत, एक संवेदनशील महिला की इंसानियत और एक डॉक्टर के अधूरे सपने से बनी है। और यही कारण था कि उस शहर में वर्षों तक एक ही बात कही जाती रही कि उस बरसाती रात एक मकान मालकिन ने अपने किराएदार को केवल अपने घर नहीं बुलाया था बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी।